नमस्कार। चलिए आज इतिहास के उन पन्नों में चलते हैं जहां भारत के सबसे पहले महान साम्राज्य की कहानी लिखी गई थी। एक ऐसी कहानी जो आज भी हमें हैरान कर देती है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। क्या कभी सोचा है कि भारत का वो पहला साम्राज्य जिसने लगभग पूरे उपमहाद्वीप पर राज किया, वो आखिर बना कहाँ था? जवाब शायद आपको चौंका दे। जी हाँ, जवाब छिपा है प्राचीन बिहार की इसी उपजाऊ जमीन में। ये सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं था, ये तो शक्ति, ज्ञान और एक ऐसे साम्राज्य का केंद्र था जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। तो इस शानदार सफर को समझने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे बिहार के भूगोल को, फिर जानेंगे कि यहाँ सभ्यता की पहली किरणें कैसे फूटी। इसके बाद महाजनपदों की टक्कर, मगध के जबरदस्त उदय और आखिर में मौर्य साम्राज्य के सुनहरे दौर तक का सफर तय करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले खंड से। किसी भी महान साम्राज्य की कहानी उसकी जमीन से शुरू होती है, और बिहार की जमीन वो तो हमेशा से ही बादशाहों की पहली पसंद रही है। जरा इस नक्शे पर नजर डालिए। एक तरफ उत्तर में नेपाल से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा और बाकी तीन तरफ से बड़े बड़े राज्य। इस खास भौगोलिक स्थिति ने, आप समझ सकते हैं, बिहार को व्यापार और सेना दोनों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अड्डा बना दिया था। अब आते हैं दूसरे खंड पर। देखिए, साम्राज्य तो बहुत बाद में बने, लेकिन यहां इंसानों के बसने की कहानी तो हजारों साल पुरानी है। तो चलिए देखते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। ये टाइमलाइन हमें हजारों साल पीछे ले जाती है। सोचिए, मुंगेर में मिले उन पुराने पत्थर के औजारों से लेकर चिरांद में मिली हड्डी से बनी चीजों तक, ये सब इस बात का सबूत है कि ये इलाका हमेशा से ही इंसानों से आबाद रहा है। और फिर वैदिक काल में जब आर्यों का आगमन हुआ, तब जाकर इस क्षेत्र का एक लिखित इतिहास मिलना शुरू होता है। और पता है, एक दिलचस्प बात, इसका नाम बिहार भी अपने आप में एक कहानी कहता है। ये आया है संस्कृत के शब्द विहार से, जिसका मतलब होता है मठ। ये नाम ही अपने आप में इस बात का गवाह है कि ये जमीन सदियों तक ज्ञान और शांति का कितना बड़ा केंद्र रही होगी। अब आता है हमारा तीसरा खंड, और यहाँ कहानी में एक बहुत ही रोमांचक मोड़ आता है। छोटे छोटे कबीले अब बड़े बड़े राज्यों में बदल रहे थे, जिन्हें कहा गया महाजनपद, और ये दौर था सत्ता के लिए एक जबरदस्त जंग का। और यहाँ जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है, वो ये है कि उस समय पूरे भारत में कुल 16 महाजनपद थे, और उनमें से 3 मगध, वज्जी और अंग अकेले बिहार की जमीन पर थे। सोचिए जरा, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये क्षेत्र उस वक्त कितना शक्तिशाली और महत्वपूर्ण रहा होगा। ये तीनों महाशक्तियां एक दूसरे से काफी अलग थीं। एक तरफ था वज्जी, जिसकी राजधानी थी वैशाली, जो दुनिया का पहला गणराज्य था। मतलब यहाँ कोई एक राजा नहीं, बल्कि लोग मिलकर शासन चलाते थे। फिर था अंग, जो व्यापार का एक बहुत बड़ा केंद्र था। और फिर मगध, वो ताकत जो आखिर में इन सबको हराकर विजेता बनने वाली थी। और यहीं से शुरू होता है हमारा चौथा खंड। अब हम कहानी के उस हिस्से में आते हैं जहां मगध ने अपनी किस्मत खुद लिखनी शुरू की। ये कहानी है कि कैसे एक राज्य ने पूरे भारत पर राज करने का सपना देखा और उसे सच करके भी दिखाया। और इस साम्राज्य की नींव रखी हर्यंक वंश के संस्थापक बिंबिसार ने। उनकी रणनीति, कह सकते हैं, बहुत ही सीधी और असरदार थी। या तो शादी के रिश्ते बनाकर दोस्त बनाओ, और जो न माने उसे जंग के मैदान में हरा दो। और उन्होंने ये काम कोई 1-2 साल नहीं किया, बल्कि पूरे 52 साल तक। जरा सोचिए, इतने लंबे और स्थिर शासन ने मगध को वो चट्टान जैसी मजबूत नींव दी जिस पर आगे चलकर एक विशाल साम्राज्य खड़ा होने वाला था। बिंबिसार के बाद उनके बेटे अजातशत्रु ने इस विरासत को आगे बढ़ाया। उन्होंने वज्जी जैसे शक्तिशाली गणराज्य को जीतने के लिए 16 साल तक लंबा युद्ध किया। फिर उनके बाद आए उदायन, जिन्होंने गंगा के किनारे पाटलिपुत्र जैसा शानदार शहर बसाया, जो आने वाली कई सदियों तक भारत की राजधानी बना रहा। हर्यंक वंश के बाद आए शिशुनाग वंश और फिर नंद वंश, जिन्होंने मगध की ताकत को और भी ज्यादा बढ़ाया। नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद, जिन्हें भारत का पहला साम्राज्य निर्माता भी कहा जाता है, उन्होंने कलिंग को जीतकर मगध की सीमाओं को बहुत दूर तक फैला दिया। और इसी नंदवंश के आखिरी शासक की हार ने ही भारत के सबसे महान साम्राज्य के लिए दरवाजा खोला। और अब हम पहुंचते हैं अपनी कहानी के सबसे ऊंचे मुकाम पर, मौर्य साम्राज्य। ये वो सुनहरा दौर था जब मगध का देखा हुआ सपना हकीकत में बदला।
और पहली बार पूरा का पूरा भारत एक झंडे के नीचे आया। इस महान कहानी के नायक थे चंद्रगुप्त मौर्य। अपने गुरु और सलाहकार चाणक्य के साथ मिलकर उन्होंने न सिर्फ नंदों का सफाया किया, बल्कि सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस को हराकर विदेशी खतरों से भी देश को महफूज किया। सही मायने में यहीं से भारत के पहले महान साम्राज्य की शुरुआत होती है। मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध सम्राट अशोक, उनकी कहानी तो किसी भी कल्पना से ज्यादा नाटकीय है। एक तरफ हैं विजेता अशोक, जिन्होंने कलिंग में एक भयानक युद्ध छेड़ा, और फिर उसी युद्ध के बाद एक बिल्कुल दूसरे अशोक का जन्म होता है, धम्म के प्रचारक अशोक, जिन्होंने हिंसा का रास्ता हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया और शांति और करुणा का मार्ग अपना लिया। अशोक ने अपनी सीख सिर्फ बातों तक ही सीमित नहीं रखी, बल्कि उन्हें पत्थरों पर खुदवा दिया ताकि आने वाली पीढ़ियां भी उन्हें पढ़ सकें। उन्होंने बौद्ध धर्म को भारत की सीमाओं से निकालकर श्रीलंका जैसे देशों तक पहुंचाया और उसे एक विश्व धर्म बना दिया। इस महान वंश का अंत हुआ आखिरी शासक बृहद्रथ के साथ। तो बिहार की धरती से उठे इस साम्राज्य ने पूरे भारत को एक सूत्र में पिरो दिया। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, अशोक जैसे महान सम्राट के बाद आखिर ये इतना विशाल साम्राज्य बिखर क्यों गया? और इस प्राचीन भूमि की जो विरासत है वो आज के भारत को किस तरह से प्रभावित करती है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर सोचना वाकई बनता है।